ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु से। कैप्टन साहब, एक और सवाल। इस बात की बड़ी खुशी है कि 48 साल बाद आप अडल्ट हो गए। पहले आप छोटे थे, अब आप बड़े हो गए हैं। समझौते में 2.5 साल कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल बीजेपी का कोई व्यक्ति रहेगा, और सुषमा स्वराज का ये ऐलान करना कि रामविलास शर्मा अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्या इसे आप उचित मानते हैं? उमेश जी, बात पुरानी हो गई है। ये ठीक है कि गठबंधन हमारा 2.5 साल के मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री का समझौता है, लेकिन सोनीपत की रैली में बड़ा स्पष्ट संकेत आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार पद्धति पर चलने वाली पार्टी है। हम एक संविधान को और एक प्रक्रिया और पद्धति को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, संसदीय दल तय करता है, और जब वो तय होगा तो वो नाम भी हम खुल करके सामने रखेंगे। आज बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हरियाणा में उप मुख्यमंत्री 2.5 साल और मुख्यमंत्री 2.5 साल रहेगा। ये हमारा गठबंधन का। मोदी के मामले में सब ने मिलकर फैसला किया और हरियाणा के मामले में सुषमा स्वराज ने अकेले फैसला कर लिया। नहीं, सुषमा जी ने फैसला नहीं किया। तो ऐलान करने का क्या मतलब? आदरणीय सुषमा जी, अभी जो आपको बताया कि सोनीपत की रैली में बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा, और वो तो हमारी वो नेता हैं जिन्होंने इस देश की राजनीति में भाजपा को मजबूत करने के अंदर, उसकी नींव को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसकी पद्धति को विकसित करने में। इस पूरे परिवारवाद की और पूरी जातवाद के खिलाफ जो हम राजनीति करते हैं, उसको मजबूत करने में आदरणीय सुषमा जी का बहुत बड़ी भूमिका है। आपकी बात मैं काट नहीं रहा हूं, लेकिन बीजेपी भी वही करती है जो कांग्रेस करती है। जातियों के आधार पर पद तय किए जाते हैं। हरियाणा में ब्राह्मण बीजेपी का अध्यक्ष होना चाहिए, फला कम्युनिटी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष होना चाहिए, फला कम्युनिटी के व्यक्ति को फला जगह से टिकट दे देना चाहिए क्योंकि वो यादव बहुल इलाका है, वो जाट बहुल इलाका है। तो ये राजनीति आप क्यों नहीं छोड़ते हैं? कांग्रेस तो नहीं छोड़ सकती। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो कहते हैं भूल कर भी मुख से जाति पंथ की ना बात कर। समाज जीवन में जाति यथार्थ हो सकती है, लेकिन राजनीति के अंदर जाति के आधार पर हम किसी को कोई पद दें या हम टिकट दें, हम इसको कतई अनुचित मानते हैं। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आपने प्रदेश का और पदों का पार्टी संगठन में जिक्र किया। हमारे यहाँ पार्टी के कोई भी पद जो हैं वो कार्यकर्ता की योग्यता और कार्यकर्ता को अवसर देने के लिए काम बढ़े पार्टी का, उसके आधार पर निर्णय किए जाते हैं। टिकटों की जहाँ तक बात है, जब हम बीच में एक बार रुकूंगा। जब प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही थी तो आपका नाम सबसे आगे चल रहा था। अचानक रामविलास शर्मा का नाम आ गया, तो आपकी योग्यता को देखते हुए ही आपका नाम चलाया गया था, फिर आपका नाम हाशिए पर क्यों चला गया? देखिए, अध्यक्ष तो कोई एक हो सकता है, और माननीय रामविलास जी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। योग्यता, अनुभव, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां, बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके निर्णय किए जाते हैं। तो आडवाणी जी भी थे, लेकिन वो पीछे रह गए और मोदी जी आगे आ गए। नहीं, मैंने आपसे कहा वरिष्ठता, वरीयता, योग्यता, क्षमता, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां, बहुत सारी बातों को लेकर के निर्णय किए जाते हैं। और हमारे यहाँ तो अध्यक्ष अधिक से अधिक 3 साल या अधिक से अधिक 2 टर्म, कार्यकर्ताओं को निरंतर अवसर मिलते हैं। कोई एक परिवार की, कोई एक व्यक्ति की ये पार्टी नहीं है। और मेरे योग्य कोई और काम था, वो काम संगठन ने दिया। परंतु मैं कहता हूँ कि कोई भी हमारे यहाँ जाति आधार पर ना निर्णय होते ना काम होते हैं। अगर ऐसा होता हुआ प्रतीत होता है तो वह उचित नहीं है, वो नहीं होना चाहिए।
तो इसका मतलब ये कि जाति के आधार पर अगर कोई फैसला किया जाए तो वो गलत है। निश्चित तौर पर। तो जाति के आधार पर आरक्षण भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आरक्षण की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने देश की जो पूरी सामाजिक परिस्थिति है उसको ध्यान में रख करके सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कि जो कई सदियों से समाज के एक ऐसे वर्ग थे जो दबे हुए थे, कुचले हुए थे, शोषित, वंचित, पीड़ित, जिनको हम दलित और पिछड़ा कहते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे एक सकारात्मक कार्य उनके पक्ष में हो, ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो, वो समाज की मुख्य धारा में बराबर सबके साथ चल सके। इसमें सच्चाई है कि हमारे समाज में हजारों वर्ष इस प्रकार के वर्गों को बहुत पीड़ा और प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज़ादी के बाद नए भारत का निर्माण उस बराबरी की नींव पर हो, ऐसी कल्पना संविधान निर्माताओं ने करके हमको इस संविधान में व्यवस्था दी है। तो इस व्यवस्था का, उन महापुरुषों की कल्पना का हमें लगता है लाभ भी आज मिला है। बहुत सारे वर्ग आज बराबर, छुआछूत कम हो रही है, आज आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छा संकेत है देश के लिए, समाज के लिए। तो क्या हरियाणा में जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए जाति के आधार पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सैद्धांतिक तौर पर मानना है कि समाज में और देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय सभी वर्गों को मिले। जो भी वर्ग जो है कहीं पर भी कोई पीड़ित है, कमज़ोर है या पिछड़ा हुआ है, और अगर ये जो काम है पूरी, इसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया बनाई है। एक स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट है, एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट है, और उसमें व्यवस्था दी है कि वो हर 10 साल में समय समय पर वो इस बात की जांच करे, समीक्षा करे, और समीक्षा का आधार भी दिया है कि उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखे, आर्थिक परिस्थितियां देखे, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां देखे। उन सब विषयों को ध्यान में रख करके उन परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले कि किस वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता है और किस वर्ग को नहीं है, उस वर्ग को निकालने का अधिकार भी दिया है। आज ये सच्चाई है कि हरियाणा प्रदेश के गांव में या शहर में जो तथाकथित समाज में, जिनको हम उच्च वर्ग कहते हैं, उनमें बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बेजमीन हो गया है और वो गरीबी के कारण अति पिछड़ेपन का शिकार है, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो। तो हमने हमेशा कहा है कि गरीबी के आधार पर भी आरक्षण की व्यवस्था बने और सबको उसका लाभ मिले। केवल जाति ही आज पिछड़ेपन का कारण नहीं है, गरीबी से बड़ी कोई दूसरी लाचारी और पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी भी वर्ग को ये व्यवस्था के तहत, इस प्रक्रिया के तहत आरक्षण मिलता है। भाजपा सामाजिक आर्थिक न्याय के पक्ष में है। आप रोहतक से चुनाव लड़ते थे, रोहतक छोड़ दिया आपने, क्यों? रोहतक कभी छूट सकता है? राजनीतिक तौर पर आपने रोहतक। उमेश जी, मैं रोहतक में जन्मा हूँ, रोहतक में मिट्टी में पला बड़ा हूँ, आज भी वहीं रहते हैं, मेरे बच्चों का वहीं जन्म हुआ है, मेरा परिवार वहीं रहता है। और मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जितना रोहतक के अंदर मैं रहा हूँ, उतना मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके पुत्र दोनों मिला करके, सारा परिवार मिला करके उतने दिन रोहतक में नहीं रहे। और जितना मैं रोहतक को जानता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उतना भी वो रोहतक को नहीं जानते। जो रोहतक मेरा है, रोहतक के लोग मेरे हैं, मैं रोहतक के लोगों का हूँ। और चुनाव विधानसभा का मुझे, जो मेरा पैतृक गांव है, वहाँ से लड़ने का सौभाग्य मिला और लोगों ने मुझे बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन दिया है। ये मेरा सौभाग्य। और पार्टी का ये निर्णय होता है, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, वो मुझे कहे कि चुनाव लड़ने के लिए मुझे बरेली और अमेठी भी जाना है, तो अभिमन्यु जो है कतराएगा नहीं, एक पल भी नहीं सोचेगा, कतराएगा नहीं। अब इतने व्यस्त कार्यक्रम में आप पढ़ाई के लिए बड़ा वक्त निकालते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आप MBA कर रहे हैं, तो क्या उसमें विपक्ष को मैनेज करने के भी कुछ गुर सीख रहे हैं? प्रबंधन कौशल की पढ़ाई जीवन के हर पक्ष में वो काम देगी।
ये, और मनुष्य अपने पूरे जीवन में अंतिम श्वास तक वो छात्र बना रहे, शिष्य बना रहे, उसमें सिख भाव बना रहे, सीखने की। ये हमारे पूज्य पिताजी हमेशा हमको प्रेरणा देते थे। मुझे लगता है कि स्वाध्याय जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो बार बार हमको हमारी अल्पज्यता का एहसास कराता है। अंग्रेजी में कहावत है, द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज दैट हाउ लेस यू नो। तो वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। तो जितना मौका मिले वो स्वाध्याय करें, पढ़ें, और समाज और देश के लिए वो जो योग्यताएं अर्जित होती हैं वो हम उपयोग कर पाएँ, यही जीवन का लक्ष्य है, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। कैप्टन साहब, आप हमारे सीधे सवाल कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे सवाल में आज इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।